So we're going to start respiratory pathology and what we're going to do is कि जो ज़्यादा important topics है वो पहले cover करेंगे along with the important MCQs that come up. ठीक है, तो सबसे पहले जो हम टॉपिक करने वाले हैं ना रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी में इस पल्मोनरी एम्बोलाई. ठीक है, सो आई हैव रिटन द नेम ऑफ द टॉपिक अप फ्रंट. Pulmonary embolism, a fairly descriptive name है. There is an embolus in the pulmonary arteries. ठीक है, pulmonary arteries क्या करती हैं? They take the blood from the right side of the heart to the lungs for the sake of oxygenation. And if there is an embolus in the pulmonary artery, this function will be impaired, and the sort of effects that we can expect will depend on the size of the embolus and the extent of the obstruction. तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. ठीक है, so pulmonary embolus is going to develop when there is a thrombi which originated somewhere in the systemic circulation. ठीक है, so it could have been a DVT, all right, it could have been something of the sort. ठीक है, and जो तमाम बॉडी है वो ड्रेन करती है into the right side of the heart. ऐसे ही है ना, and right side of the heart से pulmonary arteries निकलती हैं जो कि blood लेकर जाती हैं to the lungs. So if for example a thrombi formed anywhere in the systemic circulation, most prominently in the deep veins of the leg, ठीक है, that could become embolized, reach the right side of the heart and from there get stuck somewhere in the pulmonary vasculature. तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है. इसको ना हम एक्चुअली ना CVS के साथ भी एक पर्टिकुलर एक लिंक हम डिस्कस करेंगे. Anyways, let me say out loud the definition according to first aid. Is the obstruction of the pulmonary artery or of its branches. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि pulmonary artery itself block हो गई है. Obviously pulmonary artery बड़ी होती है. कैसे सिचुएशन होता है कि वी हैव अ पल्मोनरी ट्रंक कमिंग ऑफ ऑफ द राइट वेंट्रिकल विच डिवाइड्स इनटू द राइट एंड द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी फॉर ईच ऑफ द लंग्स. तो ज़रूरी नहीं है कि एम्बुलेंस इतना बड़ा हो कि पूरी की पूरी आर्टरी यानी पूरे के पूरे ट्रंक या मेजर आर्टरी को ब्लॉक करे. ठीक है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन इज अ थ्रोम्बस dislodged from any artery or vein, not the artery, vein अमूमन, any vein in the systemic circulation. ठीक है, अब नॉर्मली स्पीकिंग क्या होता है कि छोटी वाली जो ब्रांचेज होती हैं ना पल्मोनरी वैस्कुलेचर की, पल्मोनरी आर्टरी की जो छोटी वाली ब्रांचेज हैं वो ब्लॉक होती हैं. तो वो जो ब्रांच जिस सेट ऑफ एल्व्यूलाई या जिस बंच ऑफ एल्व्यूलाई को ब्लड सप्लाई कर रही होती है तो वो नहीं सप्लाई कर सकती. सो व्हाट वी एंड अप विद आर एल्व्यूलाई विच हैव अ गुड वेंटिलेशन बट नो परफ्यूजन. ठीक है, सो जाहिर सी बात है दिस इज़ गोइंग टू लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ ए वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच. ऐसे ही है ना, दिस इज़ नॉट अ कॉन्सेप्ट विच इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड. अच्छा, सो जो वेंटिलेशन अगर अगर फॉर एग्जांपल पल्मोनरी आर्टरी का ट्रंक ही ब्लॉक हो गया यानी ब्लड जा ही नहीं रहा टू द लंग्स यानी नन ऑफ द एल्वुलाई आर गेटिंग परफ्यूज्ड, देन वी से definitively that the ventilation perfusion ratio is infinity. ठीक है, बिकॉज वेंटिलेशन तो हर जगह है लेकिन परफ्यूजन ज़ीरो है, सो रेशियो इन्फिनिटी बना. इसको हम कंप्लीट डेड स्पेस भी कहते हैं. ठीक है, सो अगर एक पेशेंट को पल्मोनरी एम्बुलेंस हुआ है तो वो कैसे कैसे वो इन जनरली स्पीकिंग वो कैसे प्रेजेंट करेगा. अचानक से यूजली एक हॉस्पिटलाइज पेशेंट ही होता है जो कि इमोबाइल होता है किसी सर्जरी के बाद, फॉर एग्जांपल मूव नहीं कर सकता फॉर ऑब्वियस रीजंस. ठीक है, ये हो सकता है माइट हैव ए लोअर लिम्ब फ्रैक्चर जिसकी वजह से वो इमोबाइल होता है. बहुत सारी ऑप्शन. नॉर्मली क्या होगा कि वी हैव हॉस्पिटलाइज पेशेंट किसी वजह से इमोबाइल है, किसी सर्जरी की वजह से, लेप्रोटमी की वजह से, या समवन हु हैड अ लोअर लिम्ब फ्रैक्चर, आरटीए में था, पॉलीट्रामा का पेशेंट है. सो वो पल्मोनरी एम्बुलेंस डेवलप कर सकता है. प्रेजेंट कैसे करेगा? अचानक से, यानी पहले ऐसा कोई रेस्पिरेटरी कंप्लेंट नहीं थी, अचानक से पेशेंट विल डेवलप सडन ऑनसेट डिस्निया. तो सडन ऑनसेट डिस्निया की ना एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल ना पल्मोनरी एम्बुलेंस है. साथ में दे विल बी चेस्ट पेन. ये प्लूरिटिक चेस्ट पेन होता है अमूमन, लेकिन इट कैन बी मायोकार्डियल चेस्ट पेन अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस, वो मैं एक्सप्लेन करूँगी. लेकिन MCQs जो हमारे आते हैं ना पार्ट 1 में, उसमें दे डिस्क्राइब प्लूरिटिक चेस्ट पेन. अचानक से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सैट्स ड्रॉप कर रहे हैं, मीनिंग इट्स नॉट अ सब्जेक्टिव फीलिंग. पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि छाती में पेन है और वो लोकलाइज कर पा रहा है, यानी प्लूरिटिक चेस्ट पेन है. वर्स ऑन इंस्पिरेशन एंड
समवट रिलीव्ड by leaning forward. इसके अलावा पेशेंट टिकिपनिक होगा. वट दैट मीन्स कि पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा है और पेशेंट का हार्ट रेट भी ज़्यादा है. सो टिकिपनिक भी है, मीनिंग हैज़ ट्रबल ब्रीदिंग. और ये फिर ट्रबल ब्रीदिंग नहीं कहना चाहिए, टिकिपनिक इसमें रेट ज़्यादा होता है, विच इज़ अ कंपनसेशन, विच इज़ एन अटेम्प्ट ऑफ द बॉडी टू कंपनसेट द हाइपोक्सीमिया बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ वेंटिलेशन. ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. अच्छा, इसके बाद ये तो पेशेंट के सिम्टम्स है ना. साइंस में क्या आएगा? साइंस में पेशेंट के पल्स ऑक्स तो हर किसी के पास होता है, हाउस ऑफिसर ही चेक कर लेगा, तो पता चलेगा कि पेशेंट इज़ हाइपोक्सीमिक क्योंकि उसके साथ स्टॉप कर रहे हैं. ठीक है, एबीजीज करवाएंगे तो एबीजीज में जो PaO2 है ना वो कम आएगा. दैट इज़ व्हाट हाइपोक्सीमिया मीन्स. ठीक है, साट्स बेसिकली मोर इन रेफरेंस टू द सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन होता है एंड लेस इन रेफरेंस टू द PaO2. तो जब हम टर्म हाइपोक्सीमिया यूज़ करते हैं ना, तो टेक्निकली वी आर सेइंग कि पेशेंट का PaO2 कम है, जो कि हमें एबीजी से पता चलता है. तो हाइपोक्सीमिक होना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एंड इसके अलावा आप जब एबीजीज में देखेंगे कि पेशेंट का एबीजीज आप करवाते हैं ना, जब पेशेंट को कोई सांस का इशू होता है अचानक से, तो पीएच कम नहीं होगा. इसे एसिडोसिस नहीं है, अल्कलोसिस है. पेशेंट का पीएच ज़्यादा होगा, एल्कलाइन पीएच होगा. ठीक है, और जब आप पेशेंट की पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 देखेंगे एबीजीज में से, तो वो नॉर्मल की निस्बत कम होगा, बिकॉज हाइपर वेंटिलेट कर रहे हैं ना, मोर ऑफ द CO2 इज गेटिंग रिमूव्ड, विच इज़ अकाउंटिंग फॉर द अल्कलोसिस. और जब आप बाइकार्ब देखेंगे तो बाइकार्ब भी कम होगा इफ़ द बॉडी इज़ अटेम्प्टिंग टू कंपनसेट. हो सकता है उसमें चेंज ना हो. ठीक है, तो ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी होने चाहिए. कॉन्सेप्ट्स के साथ भी आप फैक्ट्स याद कर सकते हैं, और अगर मुश्किल MCQs आएँ तो फिर कॉन्सेप्ट से आपकी हेल्प करते हैं. ठीक है, अब आई थिंक जो कॉन्टेक्स्ट है सिचुएशन की आपको समझ आ गई होगी. अगर बहुत बड़ा एम्बुलेंस है ना, जिसको हम सैडल एम्बुलेंस कहते हैं, उसने तो पल्मोनरी ट्रंक को सीधा ब्लॉक कर देना है. ठीक है, तो पेशेंट कैन डाई सडनली क्योंकि देर इज़ नो ब्लड गोइंग टू द लंग्स एंड देयरफॉर नो ब्लड रीचिंग द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एंड देयरफॉर नो ब्लड रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन. इसको हम कहते हैं सैडल एम्बुलेंस. और अगर आप पेशेंट का CT स्कैन कराएंगे तो आपको बाकायदा एक फिलिंग डिफेक्ट नज़र आएगा पल्मोनरी ट्रंक की बाइफिकेशन के करीब. सडन डेथ, लेफ्ट वेंट्रिकल की फिलिंग ही नहीं होगी. शुरू में राइट वेंट्रिकल का साइज़ बढ़ेगा जब वो कोशिश कर रहा होगा कि वो अपनी ही कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा दे ताकि समहाउ किसी तरीके से ब्लड पुश हो जाए थ्रू द एम्बुलेंस एंड रीच द लंग्स. सो देयर माइट बी एन इंक्रीज इन द राइट वेंट्रिकुलर साइज. ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका नुकसान ही होगा. क्यों? क्योंकि राइट वेंट्रिकल का साइज बढ़ा है इन एन अटेम्प्ट टू पुश द ब्लड अक्रॉस द ब्लॉक्ड पल्मोनरी आर्टरी, और वो जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो उसको ओवरकम नहीं कर पा रहा. ठीक है, लेकिन क्योंकि राइट वेंट्रिकल का साइज़ इतना बढ़ गया है तो साथ ही लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको भी वो बेसिकली पुश कर रहा है ताकि उसका ल्यूमेन ऑक्लूड हो जाए. तो दिस इज़ लीडिंग टू ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ शॉक. ठीक है, जैसे कि न्यूमोथोरिक्स में भी बड़े बड़े लंग्स हुए होते हैं ना फिल्ड विद एयर, तो वो पुश करते हैं हार्ट को एंड दे मेक इट डिफिकल्ट फॉर इट टू रिसीव ब्लड, डायस्टोलिक डिसफंक्शन एंड ऑल्सो टू पुश इट अलॉन्ग. तो ये हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं. अच्छा, अगर वो पूछें कि इमेजिंग टेस्ट ऑफ चॉइस क्या है, कभी आपने CT स्कैन कराया फॉर द डिफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ पल्मोनरी एम्बुलेंस? नहीं. एक्सरे? नहीं. आप करवाते हैं ऑफन टाइम्स अगर आपको लग रहा हो कि अचानक पेशेंट डिस्नीक हुआ है, आप कुछ अल्टरनेटिव डायग्नोसिस को रूल आउट करने के लिए आप चेस्ट एक्सरे एंड इवन CT करवा सकते हैं. ठीक है, एंड इवन ईको करवा सकते हैं क्योंकि सडन ऑनसेट डिस्नी है ना, इट कुड बी बिकॉज ऑफ अ नमोनिया, इट कुड बी बिकॉज ऑफ अ न्यूमोथोरैक्स, इट कुड बी बिकॉज कोई एम्फाइजीमेटिस बुला है जो कि फट गया है. CT स्कैन फॉर द सेम रीजंस. Those are done to rule out potential alternative diagnosis. लेकिन जो इमेजिंग ऑफ चॉइस है ना, दैट इज CTPA. क्योंकि ये बेसिकली ना एक कंट्रास्ट इस्तेमाल करते हैं, तो अगर एक पेशेंट को कोई रीनल इशू है ना तो फिर आप CTPA नहीं कर सकते. ठीक है, CT पल्मोनरी एंजियोग्राफी इज द इमेजिंग टेस्ट ऑफ चॉइस फॉर पल्मोनरी एम्बुलेंस. ठीक है, इन जनरल पेशेंट की ये प्रेजेंटेशन होती है. आप क्या क्या कराते हैं? चेस्ट एक्सरे देखने के लिए अल्टरनेटिव डायग्नोसिस, CT स्कैन भी करा सकते हैं. ठीक है, अगर आपका ऐसा सेटअप है जो कि CT स्कैन करवा सकते हैं. ECG इज़ डेफिनेटली डन. ठीक है, क्योंकि पेशेंट कैन ऑल्सो बी डिस्निक बिकॉज ऑफ मायोकार्डियल इस्कीमिया या मायोकार्डियल इन्फाक्शन. और अगर बहुत बड़ा एम्बुलेंस हो ना तो वो बिल्कुल MI की तरह प्रेजेंट करता है. उसमें जो पेन होता है ना वो बिल्कुल हार्ट MI वाला पेन होता है, यानी इट्स नॉट लोकलाइज्ड पेन, इट्स डिफ्यूज पेन. तो वो एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल बन जाता है. इवन समटाइम्स अगर बहुत बड़ा पल्मोनरी एम्बुलेंस हो ना तो इतना ज़्यादा मायोकार्डियम डैमेज होता है बिकॉज इट्स ट्राइंग टू पुश. मायोकार्डियम को खुद भी तो ब्लड नहीं मिल रहा ना,
लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को ब्लड पहुंच ही नहीं रहा, एओर्टा से कॉरोनरीज निकलती हैं, लेफ्ट साइड को ब्लड नहीं मिल रहा, तो हार्ट तो ऑब्वियसली जो हार्ट का मसल है उसको भी ब्लड नहीं मिल रहा, तो स्कीमिया ही होगा ना। स्कीमिया होगा तो नेक्रोसिस होगी, तो ट्रॉप भी एलिवेटेड हो सकते हैं। ठीक है, सो ये सीटी स्कैन ईसीजी आप इन जनरल कराएंगे, पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है। ठीक है, ईसीजी में जो सबसे कॉमन फाइंडिंग होती है ना, इस साइनस टेकिकार्डिया। ठीक है, लेकिन जो सबसे क्लासिकल फाइंडिंग होती है ना, इज समथिंग नोन एज S1 Q3 T3। अब ये ना इस तरह के MCQs आते हैं क्योंकि ये बड़ी क्लासिकल फाइंडिंग है ना। ये क्या होता है, इसको कहते हैं राइट हार्ट स्ट्रेन पैटर्न। दिस इज जनरली सीन इफ द एम्बुलस इज वेरी बिग एंड द राइट वेंट्रिकल इज स्ट्रेनिंग अ लॉट टू पंप अ लॉट ऑफ ब्लड, ताकि सम हाउ एम्बुलस डिसलॉज हो। इसको हम कहते हैं S1 Q3 T3 पैटर्न। इस तरह याद करना भी काफ़ी है, लेकिन चलो मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली ना इसको हम S1 Q3 T3 इसलिए कहते हैं क्योंकि जो लीड 1 होती है ना ECG की, उसमें क्या होता है, QRS कॉम्प्लेक्स होता है ना, तो जो S वेव होती है ना बहुत अनयूजुअली डीप होती है लीड 1 में। और जो लीड 3 होती है ना, उसमें जो Q वेव इज़ नॉट नॉर्मली देयर अनलेस देयर इज इस्कीमिया, तो वो आपको नज़र आती है, नॉर्मली नहीं होनी चाहिए। सो आपको लीड 3 में Q वेव नज़र आती है, और उसी लीड में आपको इन्वर्टेड T वेव नज़र आती है। इन्वर्टेड T वेव इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ इस्कीमिया इफ़ यू रिमेंबर। ठीक है, तो सबसे कॉमन अगर वो पूछें तो साइनस टेकिकार्डिया है। अब ये टेकिकार्डिया साइनस है, इट्स नॉट नॉन साइनस टेकिकार्डिया। ये साइनस टेकिकार्डिया विच मीन्स दैट द रिदम इज स्टिल जनरेटेड बाय द SA नोड। ठीक है, सो ये हमने इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बातें की। चेस्ट एक्सरे कराएंगे, CT भी करा सकते हैं, ECG भी। इमेजिंग ऑफ चॉइस CTP है, लेकिन करना है या नहीं डिपेंड करता है। पहले हम यूजली डी डाइमस करवाते हैं। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है, ही डाइड because he or she suddenly developed dyspnea and subsequently passed away because the ambulance was very big, and maybe this was the patient was generally speaking healthy, maybe underwent some surgery and post-mortem was done। तो पोस्टमार्टम में क्या होगा, आपको एक थ्रोम्बस मिलेगा इन द पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा, अब थ्रोम्बस, अब जो पोस्टमार्टम कर रहा है, जो फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट है, वो देखेगा कि क्या लाइंस ऑफ जान मौजूद हैं या नहीं, आर दे प्रेजेंट इन द एम्बुलेंस और नॉट। What are lines of Zahn? These are these interdigitating areas of pink and red। ये थ्रोम्बस में एक लाइन होगी पिंक, एक लाइन होगी रेड। जो पिंक वाले एरिया अगर उसको माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन किया जाए ना, तो वहाँ पर प्लेटलेट्स होंगे और वहाँ पर फिब्रिन होगा। रेड वाले एरिया में जैसे कि आप एक्सपेक्ट करें दिस RBC। अगर लाइन्स ऑफ जान है ना, इसका मतलब है कि दिस एम्बुलेंस वॉज फॉर्म्ड बिफोर द पेशेंट डाइड, यानी दिस वॉज पोटेंशली द कॉज ऑफ डेथ। लेकिन अगर एक एम्बुलेंस है in a person who died suddenly but there are no lines of Zahn, तो it could be कि after death, क्योंकि सर्कुलेशन रुक जाती है, तो डेथ के बाद स्टेसिस की वजह से वो क्लॉट बना है, सो इट्स नॉट द कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है, हमने इसको आई थिंक पढ़ा हुआ भी था फोरेंसिक्स में, लेकिन अभी भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरडिजिटेटिंग, इसके MCQs मेरे ख्याल में 2 बार आए हुए हैं। ठीक है, बहरहाल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो आपने प्री मॉर्टम एंड पोस्ट मॉर्टम थ्रोम्बोई को डिफ्रेंशिएट कर लिया है। अच्छा, अब आपने पेशेंट की ना, आपको शक हो रहा है कि दैट द पेशेंट प्रोबेबली हैज़ अ पल्मोनरी एम्बुलेंस। मे बी कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे जो कि पल्मोनरी एम्बुलेंस को एक पॉसिबिलिटी बना रहे हैं। ये हो सकता है कोई और ऑल्टरनेटिव डायग्नोसिस आपके जहन में नहीं आ रहा, और आपने मेजर टेस्ट किए हैं मोटे मोटे, एंड भी बहुत ऑब्वियस कॉज नहीं है डिस्निया की, एंड येट द पेशेंट इज़ हाइपोक्सीमिक, तो फिर आप डी डाइमस कराते हैं। ठीक है, लेकिन डी डाइमस कराने से भी पहले ना एक स्कोर होता है जो कि कैलकुलेट किया जाता है। इट्स अ क्लिनिकल स्कोर नोन एज दी वेल्स स्कोर। उसकी जो वैल्यू होती है ना, उस पर आप डिसाइड करते हैं कि डी डाइमस पहले कराना है या डायरेक्टली आपने CTPA की तरफ जाना है। ठीक है, अब उसमें आप देखते हैं कि क्या डज द पेशेंट हैव अ हिस्ट्री ऑफ अ मेलिग्नेंसी विच इज़ अ इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। क्या पेशेंट की कोई एक्सट्रेमिटी इमोबिलाइज्ड तो नहीं है, या पेशेंट को कोई मेलिग्नेंसी तो नहीं है, पेशेंट कुछ रिसेंटली बेड रिडन तो नहीं था किसी बीमारी की वजह से, कोई लेग या आर्म की कोई ऐसी जगह तो नहीं है जो कि लोकलाइज्ड टेंडरनेस शो कर रही है, पोटेंशियल फॉर DVT ना, वीनस थ्रोम्बोसिस, या कोई स्वेलिंग तो नहीं है लेग की, या टेंडरनेस तो नहीं है लेग की, ये लेग का पिटिंग एडीमा तो नहीं है। ईच ऑफ दीज हैज़ 1 नंबर एक्चुअली। कोई लेग पर सुपरफिशियल वेन्स विजिबल तो नहीं है। अच्छा, अब इफ़ एनी ऑफ दीज आर प्रेजेंट तो हम 1 नंबर देते हैं। अगर कोई मेलिग्नेंसी है पेशेंट को, मे बी ब्रेस्ट CA की पेशेंट थी, तो 1 मार्क। इफ़ मे बी शी हैड अ फ्रैक्चर जिसकी वजह से उसका लोअर लिम्ब इमोबिलाइज था, 2 मार्क्स, और उसी की वजह से वो बेड रिडन थी, तो 3 मार्क्स। ठीक है, ठीक है, सो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। हो सकता है कोई टेंडरनेस हो लेग की, या स्वेलिंग भी हो,
नज़र ही आ रहा है कि एरिया स्वॉलन है, दूसरी लेग की निस्बत टेंडर भी है, ऑन पैल्पेशन और पिटिंग एडीमा भी है, तो ये तो 3 नंबर यहाँ से ही हो गए ना। तो अगर 4 नंबर बनते हैं ना, ठीक है, तो दैट मीन्स, नहीं, इफ़ इट्स लेस देन 4, ठीक है, तो दैट मीन्स कि वी हैव टू गो फॉर डी डाइमर फर्स्ट। ठीक है, डी डाइमर्स आर वेरी गुड एट एक्सक्लूडिंग। डी डाइमर्स नेगेटिव आते हैं, सी टी पी ए की ज़रूरत नहीं है। बट अगर इनिशियल वेल स्कोर 4 था ना, ये 4 से ज़्यादा था, देन दैट मीन्स कि देर इज़ नो नीड टू गो फॉर अ डी डाइमर, द रिस्क ऑफ पल्मोनरी एम्बुलिस इज सिग्निफिकेंट, आप डायरेक्टली सी टी पी ए करते हैं। सिमिलरली अगर पहले आपने डी डाइमर करवाया था एंड दैट टर्नड आउट टू बी पॉजिटिव, देन यू गो फॉर सी टी पी ए, बट इफ़ दैट टर्न आउट टू बी नेगेटिव, तो वो अच्छे तरीके से एक्सक्लूड कर देता था पल्मोनरी एम्बुलस को। ठीक है, तो आई एम होपिंग कि वेल स्कोर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अगर फॉर एग्जांपल सी टी पी ए पे पल्मोनरी एम्बुलस आ गया है, ठीक है, तो यू आर कन्फर्म्ड कि पेशेंट हैज़ अ पल्मोनरी एम्बुलस, तो हाउ डू यू प्रोसीड विद द मैनेजमेंट। एक तो वेल स्कोर वाली बात आपने याद रखनी है। ठीक है, मैनेजमेंट में आप क्या क्या आप एंटीकोएगुलेंट्स देते हैं, क्या आप एंटीप्लेटलेट्स देते हैं, व्हाट डू यू डू एग्जैक्टली। व्हाट यू डू इज़ यू गिव एंटीकोएगुलेंट्स। अब आपने वॉर्फरिन नहीं देना, दैट्स फॉर लॉन्ग टर्म। इसमें आपने पेशेंट को हेपरिन देना होता है। ठीक है, यू आर सपोज टू ट्रीट द पेशेंट विद हेपरिन, or you could, if potential, if you have, you can give a direct thrombin, or you could give a direct factor 10A inhibitor if available। ठीक है, और अगर आप एंटीकोएगुलेट नहीं कर सकते and अभी तक नहीं एम्बोलाइजेशन हुआ, सिर्फ रिस्क ऑफ एम्बोलाइजेशन है, तो आप आईवीसी फिल्टर इस्तेमाल करते हैं। खैर वो प्रोफाइलेक्टिक है, दैट इज़ नॉट फॉर द एक्चुअल मैनेजमेंट। आपने पेशेंट को हेपेरिन से मैनेज करना होता है, आपने किया हुआ भी होगा। ठीक है, सो हमने बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की बातें पढ़ी हैं, थोड़ा रिवाइज करते हैं। पेशेंट हैज़ सडन ऑनसेट, अचानक से डिस्निया है, प्लूरेटिक चेस्ट पेन है, पेशेंट इज़ इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, टिकिपनी है, टेकिकार्डियक है, सैट्स पेशेंट के कम आ रहे हैं, ईसीजी पर साइनस टेकिकार्डिया है, चेस्ट एक्सरे इज क्लियर, सीटी स्कैन भी ठीक है। ठीक है, एंड पेशेंट हैड हिस्ट्री ऑफ इमोबिलाइजेशन रिसेंटली, यू कैलकुलेट द वेल स्कोर एंड डिपेंडिंग ऑन दैट यू प्रोसीड, एंड इफ पल्मोनरी एम्बुलेंस इज कंसर्न्ड, इज confirmed, you treat the patient with heparin, not with warfarin। उसके बाद आपने लॉन्ग टर्म देना होता है। हेपरिन करने के बाद ना आपने वार्फरिन भी पेशेंट की लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए शुरू करनी होती है। ऐसा वाला सीन नहीं होता कि बस हो गया। लिटिल बिट हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी। इसमें आप देखें एंटीकोएगुलेशन ही आपने स्टार्ट करनी। जनरली हम ना हेपरिन लो मोलेकुलर वेट हेपरिन से स्टार्ट करते हैं, विच इज़ इनॉक्सिपेरिन, एंड द डोजेज इज़ 1 मिलीग्राम पर केजी, विच मीन्स अगर 70 केजी इंडिविजुअल है तो 70 mg है। देते सब कटी हैं। ठीक है, 12 वाली, मीनिंग इट इज़ टू बी रिपीटेड, बीडी में देते हैं। इसके बाद आपने लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंट को स्विच करना होता है टू वॉर्फरिन, और यू माइट गो फॉर ए डायरेक्ट एक्टिंग एंटीकोएगुलेंट, ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। लेकिन अगर पेशेंट अनस्टेबल है ना, तो फिर आप थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं, एल्टोप्लेस कैन बी यूज्ड, बट देर आर सर्टेन कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर दैट। पल्मोनरी एम्बुलेंस में बस एक ही पॉइंट रह गया था, अगर किसी वजह से आप नहीं कर सकते, कंट्रास्ट नहीं दे सकते, इंडिविजुअल इज प्रेग्नेंट या कोई नेफ्रोटॉक्सिसिटी थी या पेशेंट CKD का है, उसका GFR कम है, देन यू गो फॉर वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैनिंग, बिकॉज उसमें यू डू नॉट नीड टू गो फॉर एनी कंट्रास्ट, और कंट्रास्ट आप नहीं दे सकते अगर पेशेंट का GFR ठीक ना हो। अच्छा, हमारे पास टाइप्स होते हैं एम्बोलाई के अदर देन थ्रोम्बाई। दीज इंक्लूड फैट एम्बोलाई, एयर एम्बोलाई एंड एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलाई में कॉन्टेक्स्ट होगा कि ड्यूरिंग लेबर पेशेंट बिकेम डिस्नियक, या पोस्टपार्टम, जो इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड है ना, एंड इसमें DIC भी हो सकता है, बिकॉज एमनियोटिक फ्लूइड टिश्यू फैक्टर भी रिलीज़ कर रहा होता है, इन एडिशन टू गेटिंग एम्बोलाइज्ड इन द सर्कुलेशन, हैज़ अ वेरी हाई मोर्टालिटी अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, सो इसको ज़रा देखते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म की बहुत ज़्यादा बुरी मोर्टालिटी है, एंड इस केस में जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो देर इज़ अ मास ऑफ और अ कोएगुलम सीन इन दी पल्मोनरी आर्टरी, एंड जब उसको माइक्रोस्कोपिकली देखा जाता है तो आपको स्क्वेमस सेल्स नज़र आते हैं, इफ़ इट इज़ ए एमनियोटिक एम्बुलस। ठीक है, फैट एम्बुलस किस कॉन्टेक्स्ट में होता है, RTA की हिस्ट्री होती है, पॉलीट्रामा की, मल्टीपल लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स होते हैं, बिकॉज लॉन्ग बोन में ना सिग्निफिकेंट फैट होता है। लाइपोसक्शन भी हो सकती है हिस्ट्री में। इसमें ना एक क्लासिक ट्रायड है तो ये पल्मोनरी एम्बुलेंस ही ना, तो देयर विल बी हाइपोक्सीमिया, पेशेंट के साथ स्टॉप हो रहे होंगे, एंड ABGs में पता चलेगा PaO2 कम है, PaCO2 भी कम है, और pH ज़्यादा है। इसके अलावा ना एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्किन की इन्वॉल्वमेंट होती है फैट एम्बोलिज्म में।
पेशेंट डिवेलप्स अ रैश विच इज़ अ पिटिकियल रैश। पिटिकियल रैश क्या होता है? ब्रूजिंग टाइप। इसके अलावा ना जो सीएनएस वाली इन्वॉल्वमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आप डिफ्रेंशिएट करते हैं फैट एम्बोलिज्म वाले पेशेंट्स को पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाले पेशेंट्स से, ठीक है। एंड दैट इज़ द न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस। पेशेंट की ना जो सेंसोरियम है ना वो ऑल्टर्ड है, ठीक है। तो इधर हम ऐड कर लेते हैं, दिस इज़ नॉट फॉर थ्रोम्बस इंड्यूस्ड एम्बोलिज्म, दिस इज़ फॉर अ फैट एम्बोलिज्म स्पेसिफिकली। सो वी हैव प्लस ऑल्टर्ड सेंसोरियम, एंड यहाँ पर हम साइंस में ऐड करते हैं कि एक पेटिकियल रैश भी होता है इन एडिशन टू द हाइपोक्सीमिया एंड सच। सिर्फ इंटरेस्टिंग बातें पढ़ी हैं। अब वी हैव एयर एम्बुलस। डाइवर्स कैन डेवलप ड्यूरिंग सीवीपी इंसर्शन, एयर एम्बुलाई इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। वील टॉक अबाउट दैट लेयर, अबाउट दैट इन डिटेल। सेंट्रल लाइन की बात हो रही है। डाइवर डिसेंड करता है, बहुत नीचे तक जाता है, बहुत रैपिडली जब वो असेंड करता है ना, तो ड्यूरिंग डिसेंट देयर वाज अ प्रेशर चेंज, जिसकी वजह से अ लॉट ऑफ द नाइट्रोजन वाज बेसिकली डिजॉल्व्ड। अब जब वो अचानक से असेंड करता है ना, तो द नाइट्रोजन बिकॉज ऑफ अ चेंज इन द प्रेशर बबल्स आउट ऑफ द ब्लड। तो ये जो बबल्स बनते हैं ना, दे कैन लीड टू अ ब्लॉकेज ऑफ द वेसल्स जिसके अंदर ब्लड था, ठीक है। इसको केजन्स डिजीज़ भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डीकम्प्रेशन सिकनेस, क्योंकि बॉटम ऑफ द सी में द प्रेशर इज़ हाई कंपेयर टू दी सी लेवल। जैसे डाइवर नीचे जाता है, द प्रेशर इंक्रीजेज एंड अ लॉट मोर ऑफ द नाइट्रोजन डिजॉल्व्स इन द ब्लड। और जब वो अचानक से असेंड करते हैं ना, डीकम्प्रेशन होती है, प्रेशर कम होता है आउटसाइड का, तो नाइट्रोजन बेसिकली बबल्स आउट ऑफ द ब्लड जिसमें वो डिजॉल्व था, और अब वो जो बबल्स होते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं वेसल्स को, ठीक है। एंड इसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है। वैसे तो हमने ऑक्सीजन ना, सबसे पहले पल्मोनरी एम्बुलेंस वाला पेशेंट है ना, उसके साथ स्टॉप हो रहे हैं, व्हाट डू यू डू इवन एज अ हाउस ऑफिसर? यू अटैच पेशेंट टू ऑक्सीजन। इन जनरल पल्मोनरी एम्बुलेंस में क्योंकि वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच है, सो इवन दो यू आर अटैचिंग देम टू हाई फ्लो ऑक्सीजन, द पेशेंट इज रिफ्रैक्टरी टू इट। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अटैच नहीं करेंगे, यू डू, थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आती है। तो सिमिलरली एयर एम्बुलेंस में आपने पेशेंट को ऑक्सीजन अटैच करना है, बट दिस इज हाइपर बैरिक, हाई प्रेशर ऑक्सीजन। जैसे कि हम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग भी नहीं करते थे, अब नाइट्रोजन पॉइजनिंग है ना ऑफ सॉर्ट्स। तो आपने पेशेंट को अटैच करना है टू हाइपर बैरिक ऑक्सीजन, ठीक है। ये याद करना है कि या तो ये डाइवर के कॉन्टेक्स्ट में एयर एम्बुलिज्म होगा, या फिर ऐसी सिचुएशन होगी ना, अब दो सिनारियोज होते हैं, आपने वार्ड में भी इनकाउंटर किया है। सेंट्रल लाइन के दौरान पेशेंट कैन बिकम डिस्निक। दो ही बातें हो सकती हैं, एक तो ये हो सकता है कि देयर इज अ न्यूमोथोरक्स बिकॉज ऑफ पंक्चर ऑफ द एपेक्स, दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि एयर एम्बुलेंस इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। वेल स्कोर इसके आगे anticoagulation as needed, IVC filter which is prophylactic and not for the management, thrombolysis if patient is not stable at all, hyperbaric oxygen ये specific है when we are dealing with an air ambulance, और साथ में basically यही है to be fair। अच्छा, अब हम बात करेंगे, अब वो लॉन्ग बोन वाली फ्रैक्चर वाली बात अपने जहन में रखनी है कि फैट एम्बुलिज्म जब हमने डिस्कस किया था ना, जैसे फीमर है, टिबिया है एंड रेडियस है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं मीडिस्टाइनल पैथोलॉजीज़, इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पता है कि नॉर्मल मीडिस्टाइनम में हार्ट है, सुपीरियर मीडिस्टाइनम में थाइमस है, मल्टीपल लिम्फ नोड्स हैं, इसोफेगस एंड द एओर्टा, ठीक है। जो पता होना चाहिए कि जो इन्फीरियर मीडिस्टाइनम है ना, उसको हम डिवाइड करते हैं इनटू द एंटीरियर, द मिडल एंड द पोस्टीरियर। सामने क्या है? एंटीरियर मीडिस्टाइनम में वी हैव द थायराइड। थायराइड ना नेक में होता है, लेकिन अगर गॉइटर हो ना सबस्टर्नल, तो इट्स गोइंग टू प्रेजेंट इन द एंटीरियर मीडिस्टाइनम। इसके अलावा थाइमिक न्यूप्लाज्म, इवन अ टेराटोमा। मिडल में मेट्स होती हैं, हर्निएशन एंड ब्रोंकोजेनिक सिस्ट। पीछे इसोफेगस ना बिल्कुल पीछे होती है, इसोफेगियल कैंसर इज गोइंग टू बी इन द पोस्टीरियर मीडिस्टाइनम, ठीक है। स्टफ लाइक दैट, दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम एंड में भी कर सकते हैं। अभी हम इंपॉर्टेंट वाले करेंगे जिनमें ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर टू यू। अच्छा, एक और जो चीज़ पता होनी चाहिए, अभी हमने पेटिकियल रैश को डिस्कस किया था ना विद रेफरेंस टू दी फैट एम्बुलाई, ठीक है। फैट एम्बुलाई में एक एडिशनल ट्रायड था ना, तो ये ना बेसिकली नॉन ब्लांचिंग होती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ना जब आप हिस्ट्री लेंगे ना पेशेंट की, तो देयर विल बी हिस्ट्री ऑफ लॉन्ग बोन फ्रैक्चर, एंड यूजुअली कुछ ऐसा सीन होता है कि पॉलीट्रॉमा की हिस्ट्री होती है, ठीक है।
Now we'll talk about the FEV1, the FVC. अब हम obstructive and restrictive lung diseases के बारे में डिस्कस करने लगे हैं. जो मोस्ट हाई यील्ड बात है वो ये है कि जो FEV1 है ना एंड जो FVC है ना, इनका हम रेशो लेते हैं in order to differentiate between obstructive and restrictive lung disease. नॉर्मल बंदे में FEV1 is more than 80% of the predicted value for age and gender, and FVC भी more than 80% of the predicted value है. जो FEV1 है ना, that is going to reduce in both obstructive and restrictive lung disease. ठीक है, and the FVC similarly is going to reduce in both obstructive and restrictive lung disease. लेकिन जो रेशो होता है ना वो डिक्रीज करता है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में, बट इट रिमेन्स ईदर विद इन द नॉर्मल रेंज और इंक्रीजेज इन समवन विद रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज. तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये रटने वाली बात है, ये आप लिख लें और ये आप रट लें. द रेशियो इज नॉर्मल इन रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज या मोर देन नॉर्मल एंड इट इज़ रिड्यूस्ड इन ऑब्स्ट्रक्टिव. ये हम कह सकते हैं पोटेंशली इज द मोस्ट हाई यील्ड कॉन्सेप्ट इन रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी. आगे हम ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ पढ़ रहे हैं जिसमें हम COPD पढ़ते हैं, एस्थमा, ब्रोंकिएक्सटेसिस एट्सेट्रा. अब जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में ना प्रॉब्लम ये होती है दैट देयर इज़ एन इशू विद द एयर फ्लो इज़ ऑब्स्ट्रक्टेड. इसलिए फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड भी कम होता है और फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी भी कम होती है. लेकिन जो फॉल होता है ना फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड का, दैट इज़ मोर देन द फॉल इन द FVC, विच इज़ वाई द रेशियो ऑल्सो डिक्रीजेस. ये इंपॉर्टेंट बात है. जो बड़ी पैथोफिजियोलॉजिकल क्रक्स है ना ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ का इज़ द फैक्ट कि देयर इज़ नो इशू विद इंस्पिरेशन यूजली, द प्रॉब्लम इज़ ओनली विद एक्सपिरेशन प्रोमिनेंटली. इसलिए देयर इज़ ऑलवेज एयर ट्रैपिंग. तो जो एयर इनसाइड द लंग है ना वो बढ़ता है. तो जो ऐसी चीज़ें नहीं होती है रेजिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी विच इज़ इन रेफरेंस टू द लंग एयर इन द लंग, तो ये वैल्यूज़ तमाम बढ़ती हैं. ठीक है. COPD का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है ना बाय फार इज़ द यूज़ ऑफ टोबैको. ठीक है. और सबसे इम्पॉर्टेंट, लेस इम्पॉर्टेंट में पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं. ठीक है. 2 फिनोटाइप्स होते हैं, देयर इज़ ब्रोंकाइटिस एंड देयर इज़ एम्फाइजीमा एंड दे टेंड टू को एग्जिस्ट. पेशेंट डू प्रेजेंट विद एक्यूट एग्जैसरबेशंस ऑफ COPD. अमूमन पेशेंट को क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है लेकिन वो मेडिकल ईयर में तब प्रेजेंट करता है व्हेन ही और शी हैज़ एन एक्यूट एग्जैसरबेशन, यूजुअली बिकॉज ऑफ एन अंडरलाइंग इन्फेक्शन. ठीक है. Okay, so we'll talk about the 2 phenotypes of COPD, which is chronic bronchitis and emphysema. ये बात हमने डिस्कस कर ली. इट्स एन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़. द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इज स्मोकिंग और 1-2 बार नहीं, लंबी हिस्ट्री होती है 10 to 20 ईयर्स की. पोल्यूटेंट्स हैव अ रोल, यूज़ ऑफ बायोमास फ्यूल्स इनसाइड इनक्लोज्ड स्पेसेस, ये तमाम चीज़ें डू कंट्रीब्यूट टू इट. अब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की जो फिनोटाइप है ना उसको हम कहते हैं द ब्लू bloater phenotype because the individual is characteristically overweight and cyanotic. जबकि जो emphysema वाली phenotype है उसको हम pink puffer कहते हैं. The individual is underweight and pinkish, not cyanotic basically. जो chronic bronchitis है ना, it's जो diagnosis है ना, it's principally a clinical diagnosis. patient को history होगी of productive cough, meaning जिसमें sputum है, प्रोडक्टिव कफ की हिस्ट्री होगी फॉर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 months, विच हैव टू बी कम अज़ कम 3 माह की हिस्ट्री होगी पेशेंट को प्रोडक्टिव खांसी की, कम अज़ कम 2 कंसेक्यूटिव साल, 3 months या मोर देन दैट फॉर 2 consecutive months और मोर देन दैट. कंसेक्यूटिव इज़ इम्पॉर्टेंट एंड प्रोडक्टिव कफ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ये जो डेफिनेशन है ना इसके अराउंड बहुत सारे MCQs आते हैं. दे आर वेरी सिंपलिस्टिक, बट इफ़ ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपके जहन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपके जहन में सही तरीके से ना बैठी हुई हो तो यूड इवन गेट दोज ईजी MCQs रॉन्ग. बात कंसेप्चुअल बात है कि क्लिनिकल डायग्नोसिस है. दिस इज़ नॉट अ डायग्नोसिस यू आर गोइंग टू मेक ऑन अ पर्टिकुलर इमेजिंग और ऑन अ पर्टिकुलर हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग. दिस इज़ क्लिनिकल. आप पेशेंट की हिस्ट्री देंगे, पेशेंट कहेगा मुझे खांसी आ रही है, आप पूछेंगे इज़ इट ड्राई और इज़ इट प्रोडक्टिव. प्रोडक्टिव है, कब से है, ठीक है, एंड फिर आप रेट्रोस्पेक्टिव हिस्ट्री देंगे, येस द सेम थिंग वाज सीन लास्ट ईयर, एंड फिर आप स्मोकिंग की हिस्ट्री एंड यू टेक अदर पर्टिनेंट हिस्ट्रीज, राइट, फैमिली हिस्ट्री फॉर एग्जांपल,
और किसी और को कोई बीमारी तो नहीं है, बुखार तो नहीं, स्टफ लाइक दैट, एंड देन यू रीच द डायग्नोसिस. Additionally, although cough is the predominant feature, the patient may also have dyspnea. क्योंकि obstructive lung disease है ना, तो wheeze हो सकती है, which is because of the constriction of the airways. अगर patient को साथ में superimposed infection है, तो you might see crackles. Patient can be cyanotic. अमूमन होता भी है chronic bronchitis में hypoxemia जो होती है. There is shunting in chronic bronchitis. Shunt develop होते हैं. Patient can have secondary polycythemia क्योंकि cyanosis है ना patient को. साइनोसिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रिगर्स ऑफ पॉलीसाइथीमिया. तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट यूजुअली उनका आरबीसी मास बढ़ा हुआ होता है. सीपी इज डन. ठीक है. अब इसमें फर्स्ट जो चीज़ थी ना, इससे क्लिनिकल डायग्नोसिस. एक तो आपने फिनोटाइप याद कर लिया, क्लिनिकल डायग्नोसिस अब आपने याद कर लिया. जो पैथोफिजियोलॉजिकल फाइंडिंग है ना, जो कि आप खुद नहीं चेक कर सकते बट कैन बी अ पोस्टमार्टम फाइंडिंग, इज़ द हमने कहा था ना प्रोडक्टिव कफ है. तो जो ब्रोंकाइटिस है ना, एक होता है हमारे पास ट्रेकिया, उसके बाद वी हैव द मेन स्टेम ब्रोंकाई. राइट साइड का मेन स्टेम ब्रोंकाई 3 सेकेंडरी में डिवाइड होता है, लेफ्ट साइड का 2 में होता है. तो जो ब्रोंकाइटिस है ना, ये इनका इशू है. ये जो बड़े वाले एयरवेज है ना, इनका इशू है. तो व्हेन पोस्टमार्टम इज डन, तो इट कैन बी सीन कि जो ब्रोंकाई है ना, उनके जो म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स है ना, दे आर बेसिकली हाइपरट्रॉफीड. उनका साइज भी बढ़ा हुआ है और उनका नंबर भी बढ़ा हुआ है. ठीक है, दिस इज बेसिकली व्हाट इज ऑब्जर्व्ड. There's definitely hypertrophy and hyperplasia of the mucus secreting glands in the bronchi. बड़े वाले एयरवेज उनकी बात हो रही है. एंड व्हेन द रीड इंडेक्स इज क्रिएटेड, तो उसमें क्या होता है कि जो थिकनेस होती है ना ब्रोंकाई की वॉल की, विच इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द ग्लैंड्स, दैट इज कंपेयर्ड टू द टोटल थिकनेस. एंड इफ़ द रीड इंडेक्स, अब ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये काफ़ी बार आया हुआ है, ये वैल्यू पता होनी चाहिए. जो रीड इंडेक्स है ना, हैज़ टू डू विद क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग है, पोस्टमार्टम फाइंडिंग है. एंड इफ़ द रीड इंडेक्स इज सीन टू बी मोर देन 50%. ठीक है, देखो क्योंकि जो ब्रोंकाई की वॉल है ना, उसमें सिर्फ ग्लैंड्स नहीं होते हैं, उसमें देर इज़ कार्टिलेज, इरेगुलर सी प्लेट्स होती हैं, एंड देर इज़ द एपिथेलियम. एंड इफ़ द thickness of the wall that is constituted or made up of mucus secreting glands, if it is more than 50% of the total thickness, so that is a histopathological diagnosis of chronic bronchitis. अब आप देख सकते हैं क्लिनिकल फीचर्स में कफ एंड स्पूटम, as I've already stated, is the hallmark, but there is dyspnea, there is cyanosis because of the phenotype, there is hypoxemia, and there can be hypercapnia, and there's definitely polycythemia because of the cyanosis. And over time the most important cause of cor pulmonale is COPD. ये बात भी पता होनी चाहिए. अच्छा, अब हम बात करते हैं एम्फाइजीमा की. एम्फाइजीमा में बेसिकली जो एयरवे का पार्ट नहीं होता है, बल्कि रेस्पिरेटरी ट्री का जो पार्ट है, जो कि गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होता है ना, वो इनलार्ज हो जाता है. एंड इट्स अ परमानेंट इनलार्जमेंट ऑफ द एयर स्पेसेस डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल तक ना, देयर इज़ नो गैस एक्सचेंज. सो ऑल ऑफ दैट इज़ आफ्टर दिस पॉइंट. और यानी जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं वो भी डायलेटेड हैं, जो एल्वियोलर डक्ट्स हैं वो भी डायलेटेड हो सकती हैं, एज वेल एज द एल्वियोलर स्पेसेस. वजह क्या होती है? स्मोकिंग इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न. होता क्या है कि स्मोकिंग इन्हांस करती है प्रोटीएज एक्शन को. नॉर्मली देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन द एक्शन ऑफ द प्रोटीएजेस एंड द एंटी प्रोटीएजेस इन द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई. लेकिन बिकॉज ऑफ स्मोक एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, द प्रोटीएज एक्शन ओवरवेल्म्स दैट ऑफ द एंटी प्रोटीएजेस. ठीक है. And specifically it's not even the increase in the protease action which is most important. जो smoke होती है ना, जो smoke के constituents होते हैं ना, वो directly inactivate करते हैं एक important enzyme को, which is alpha 1 antitrypsin. Antitrypsin, trypsin क्या है? trypsin एक protease है, आपको पता होना चाहिए if you have done GIT. anti का मतलब ये कि एक anti protease है, ये बहुत important है for the lung, and smoke इसको directly inactivate करती है, leading to emphysema. ठीक है. एंड और ये जब प्रोटीएजेस ज़्यादा होते हैं, तो जो इलास्टिक टिश्यू होता है एल्वियोलर वॉल्स का, वो डिस्ट्रॉय होता है. सो देयर इज़ अ लॉस ऑफ इलास्टिक रिकॉइल विच इज़ वेरी मच पर्टिनेंट और वेरी मच सेंट्रल टू दी पैथोफिजियोलॉजी. एंड देयर इज़ एल्वियोलर वॉल डिस्ट्रक्शन. बीच में जो सेप्टे होते हैं वो रप्चर कर जाते हैं, तो ओवरऑल जो सर्फेस एरिया है वो भी कम होता है. जब सर्फेस एरिया कम होगा तो डिफ्यूजन कैपेसिटी भी कम होगी. ठीक है. और जब इलास्टिक रिकॉइल कम होगा तो जो एबिलिटी ऑफ द लंग्स टू वेंटिलेट, गेट रिड ऑफ द ओल्ड एयर, गेट द न्यू एयर, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी. एम्फाइजीमा में जो हॉलमार्क सिम्टम है ना, इस डिस्निया. इट्स अ अर्ली हॉलमार्क. देयर कैन बी कफ, लेकिन वो प्रोमिनेंट नहीं होती. पर्स्ड लिप ब्रीदिंग होती है.
बड़ी स्पेसिफिक होती है एम्फाइजीमा के लिए, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के लिए नहीं होती। आपने पेशेंट्स को देखा भी होगा। एयर ट्रैपिंग की वजह से बैरल चेस्ट डेवलप होती है, द पेशेंट इज़ थिन एंड बेसिकली अंडरवेट। ये बातें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। रखना है कि ब्लू ब्लोटर में हाइपोक्सीमिया एंड हाइपरकैम्पनिया शुरू में ही डेवलप हो जाएंगे, जबकि एम्फाइजीमा में फिर भी टाइम लगता है, काफ़ी देर तक CO2 लेवल्स नॉर्मल रेंज में रहते हैं। ठीक है। एंड आप इसमें देख सकते हैं कि रेडियोलॉजी में यू कैन सी सम थिंग्स। एम्फाइजीमा की रेडियोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लंग्स हैं वो हाइपरलूसेंट है एयर ट्रैपिंग की वजह से। एयर ट्रैपिंग की वजह से जो डायफ्राम है ना वो फ्लैट हो जाता है। हार्ट को भी बेसिकली दबाव पड़ रहा होता है ना दोनों लंग्स से, तो इट्स वर्टिकल एंड इट्स स्मॉल। ठीक है। एंड क्योंकि एंड इवन आपको ना चेस्ट एक्सरे में ना बुले नज़र आ सकते हैं एम्फाइजीमा में, जो कि रप्चर करके कैन लीड टू स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। तकरीबन हम COPD कर चुके हैं, बस थोड़ी सी बातें रिवाइज करेंगे। अब जो रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स होती है ना, जो एक्सरे में आपको फाइंडिंग्स मिलती है एम्फाइजीमा की ना, और जो एक्सरे करने से पहले जब आपकी एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स होती है ना, ये बड़ी बेसिक है। ठीक है। एक तो पता है कि पेशेंट आया है आपके पास विद मे बी अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ हैविंग ट्रबल ब्रीदिंग। आपने पेशेंट का एग्जामिनेशन शुरू किया है ना, आप हमेशा क्या करते हैं, इंस्पेक्शन से स्टार्ट करते हैं। पहले जो चीज़ आप नोटिस करेंगे इज़ द बैरल चेस्ट, द इंक्रीज इन द एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर बिकॉज ऑफ एयर ट्रैपिंग। अब जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दिस इज़ समथिंग जो कि आप एक्सरे में भी अप्रिशिएट कर सकते हैं और इंस्पेक्शन पर भी। ठीक है। इसके बाद आप पेशेंट की फॉर एग्जांपल यू कैन चेक दी, यू कैन डू द पैल्पेशन, राइट। आप ट्रेकिया देख सकते हैं सेंट्रल है या नहीं। फिर आप चेस्ट मूवमेंट्स देखते हैं तो यू माइट अप्रिशिएट कि इतनी अच्छी चेस्ट मूवमेंट्स नहीं है। देन यू कैन डू परकशन। तो आपको इन जनरल जो परकशन नोट है ना ऑन द क्या कहते हैं ऑन द रेजोनेंट साइड आपको मिलता है बिकॉज ऑफ एयर ट्रैपिंग। ठीक है। एयर ट्रैप हुई भी होती है ना तो ब्रेथ साउंड्स आर रेजोनेंट, लेकिन जब आप ऑस्कल्टेट करते हैं तो आपको आवाज़ नहीं सुनाई देती, क्योंकि एयर तो ट्रैप हो रही है लेकिन जो एयर मूवमेंट है वो तो कम है ना। सो ब्रेथ साउंड्स आपको थोड़ी डल मिलेंगी, हो सकता है आपको सुनाई ना दें, लेकिन देर वुड बी एन इंक्रीज इन द परकशन एंड हो सकता है जो वोकल फ्रेमेटस है वो भी इम्पैक्टेड हो। जितनी ज़्यादा एयर हो ना परकशन नोट उतना रेजोनेंट होता है, लेकिन जितनी ज़्यादा एयर हो तो वोकल फ्रेमेटस कम होती है, बिकॉज जो साउंड है हैज़ एन ईजियर टाइम ट्रैवलिंग थ्रू सॉलिड सब्सटेंसेज। तो एयर इज़ द ऑपोजिट ऑफ सॉलिड, तो वोकल फ्रेमेटस कम होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, पढ़ा सब कुछ हमें आता है, हमने एक प्रैक्टिकली भी किया हुआ है। ठीक है। ब्रेथ साउंड्स नहीं सुनाई देंगी, वोकल फ्रेमेटस कम है, परकशन नोट विल बी रेजोनेंट। चेस्ट एक्सरे में क्या होगा कि नज़र ही आएगा कि जो डायफ्राम है वो फ्लैट हुआ हुआ है। थोड़ा सा कर्वेचर होना चाहिए ना, लेकिन अगर एयर ट्रैपिंग है तो फ्लैट होगा। लूसेंसी ज़्यादा होगी। लूसेंसी ज़्यादा होने का क्या मतलब होगा कि ब्लैक ब्लैक आपको लंग फील्ड्स नज़र आएंगी। हाइपर लूसेंट, अब ये एक MCQ हो सकता है। मैकेनिज्म ये है कि एल्वियोलर वॉल्स की डिस्ट्रक्शन होती है, इलास्टिक टिश्यू कम होता है, रिकॉइल कम होता है, और जब रप्चर होती है ना वॉल्स के साथ में जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अब देर इज़ बेसिकली, अब ये बहुत बार रिपीटेड MCQ है, इसलिए आपने इसको गौर से देखना है। वी हैव 2 हिस्टोपैथोलॉजिकल टाइप्स ऑफ एम्फाइजीमा, एक है सेंट्री SNR, एक है पैन SNR। ठीक है। सेंट्री SNR है और हमारे पास पैन SNR है। जो सेंट्री SNR है ना उसमें आप इसमें देख सकते हैं कि जो डायलेशन है ना वो रेस्पिरेटरी जो ब्रोंक्यूल्स है ना वहाँ ऊपर देखो नॉर्मल आपको नज़र आ रहा है, नीचे आपको एम्फाइजीमेटस। सेंट्री SNR में यू कैन ऑब्जर्व कि जो शुरू वाला पार्ट है ना एयर स्पेसिस का सिर्फ वो डायलेटेड है, वो इम्प्लिकेटेड है। जबकि पैन SNR में आपको नज़र आ रहा है कि जो डिस्टल पार्ट्स है ना जहाँ एल्वियोलर डक्ट सिस्टम शुरू हो गया और एल्वियोलाई शुरू हो गए वो डायलेटेड है। ठीक है। यानी जो सेंट्री SNR है ना वो स्पेयर कर रहा है डिस्टल एल्वियोलाई को। डिस्टल एल्वियोलाई ब्लूइश ना बिल्कुल नॉर्मल है। लेट मी सी इफ़ आई कैन शो यू। आप देख सकते हैं कि सेंट्री SNR में जो डिस्टल एल्वियोलाई है ना ये देखें ये स्पेयर्ड है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, दे आर नॉट डायलेटेड। ठीक है। एंड दिस इज़ दी सब टाइप हिस्टोपैथोलॉजिकल सब टाइप एसोसिएटेड विद स्मोकिंग। जबकि जो पैन SNR है ना उसमें तकरीबन हम कह सकते हैं कि सारी एयर स्पेसेस हैं। जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल हैं वो भी देखें डायलेटेड है, एल्वियोलर डक्ट भी डायलेटेड है और एल्वियोलस भी, इसलिए पैन SNR है ना। पैन का क्या मतलब होता है कंप्लीट। एंड दिस इज़ द सब टाइप विच इज़ एसोसिएटेड विद अ जेनेटिक टाइप ऑफ एम्फाइजीमा, जिसमें डेफिशिएंसी होती है, जेनेटिक डेफिशिएंसी होती है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की बिकॉज ऑफ मिसफोल्डिंग। सो ये जो हमारी पॉपुलेशन में जो हमें हिस्टोपैथोलॉजी मिलेगी ना वो सेंट्री SNR है एंड ओकेजनल केसेस ऑफ पैन SNR जिनमें ये जेनेटिक म्यूटेशन है।
क्योंकि ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है तो मैंने मल्टीपल डायग्राम्स लिए हैं, बिकॉज डायग्राम्स आर जनरली स्पीकिंग द बेस्ट वे टू रिमेंबर समथिंग। अभी आपको नज़र आ रहा है कि इसमें सिर्फ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स डायलेटेड है, डिस्टल एल्विलाई नॉर्मल है, तो इसका मतलब है ये सेंट्री एसएनआर है। इसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल भी डायलेटेड है, एल्वियोलर डक्ट भी डायलेटेड है, और एल्वियोलस पे तो ये पैन एसएनआर है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किस्म की बातें हैं।